तो आज हम लोग तो ह्यूमन लिपोसक्शन था। ये मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है क्लीवेज। और दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम है इम्प्लांटेशन। बेसिकली होता क्या है ये समझने की बात है। अभी तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या बोला कि फर्टिलाइजेशन हुआ। मेल मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिले, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिले तो क्या बना, एक हमारा जाइगोट बना। क्या बना सर? एक हमारा जाइगोट बना सर। अब ये जो जाइगोट रहता है ये क्या रहता है, ये डिप्लॉयड इन नेचर रहता है। ये क्या रहता है? डिप्लॉयड इन नेचर रहता है। पर ये जो जाइगोट रहता है और क्या रहता है, ये एक यूनिसेल्यूलर रहता है। ये एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर रहता है। हाँ कि ना, मतलब कि ये एक ही सेल है, सिंगल सेल का बना हुआ रहता है। यस सर, यस सर। पर क्या एक ह्यूमन यूनिसेल्यूलर है? आंसर है नहीं सर, मल्टी सेल्यूलर है सर। और जो ह्यूमन है मल्टी सेल्यूलर है, और उसमें जितने भी सेल है वो सब क्या है, वो सब डिप्लॉयड है। वो सब के सब क्या है, वो सब के सब डिप्लॉयड है। मतलब एक यूनिसेल्यूलर जाइगोट जो डिप्लॉयड है उससे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। उसमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो कैसे बनेगा? और वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के सेल क्या है, सभी सेल डिप्लॉयड है एक्सेप्ट गैमेट्स। एक्सेप्ट गैमेट्स, बाकी सभी सेल डिप्लॉयड है। तो कैसे बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेल डिवीजन हुई है। यहाँ पे सेल डिवीजन हुई है। यहाँ पे सेल डिवीजन हुई है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सेल डिवीजन हुई है। अब ये बात समझनी है, जो यहाँ पे सेल डिवीजन जो हुई है, इसे यहाँ पे एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है। इसे यहाँ पे एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है। इसकी एक स्पेशल नाम लग दिया जाता है जिसका नाम है क्लीवेज। जिसका नाम है क्लीवेज। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई थी। जाइगोट में होने वाला सेल डिवीजन क्लीवेज है। पर इसे क्लीवेज अलग से ऐसा नाम क्यों दिए, वो समझेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम लोग तो एक चीज समझनी है, क्या जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है? यस सर। क्या ह्यूमन में जो बाकी सेल्स हैं एक्सेप्ट गैमेट्स वो सभी डिप्लॉयड है? आंसर है यस सर। तो ये जो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनने वाली सेल डिवीजन कौन सी होती है? तो सिंपल सा आंसर है, ये होती है माइटोसिस। ये होती है माइटोसिस। अगर मियोसिस होगी तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनेगा। यस सर, इतनी बात हमें तो समझ में आती है। मतलब जो क्लीवेज है वो एक क्या है, वो एक तरह की माइटोसिस है। तो मैं ये इस तरीके से भी स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता हूँ कि क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, या बोल सकता हूँ क्लीवेज इज माइटोसिस। ये दोनों तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? आंसर है यस सर, कर सकता हूँ। समझ में आया? अब क्या जाइगोट में होने वाली सभी डिवीजन क्लीवेज है? आंसर है नहीं। जाइगोट क्या है? जाइगोट है बेसिकली एक सेल का बना हुआ। कितने सेल का बना हुआ? एक सेल का बना हुआ। जब ये डिवाइड करता है तो जब मल्टी सेलुलर होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर तो बोलते हैं एम्ब्रियो। यस सर। अब जब ये एम्ब्रियो क्या है, ये एम्ब्रियो बेसिकली आपका है बहुत सारे सेल्स का बना हुआ। तो जब इसमें 64 सेल्स होते हैं, जब इसमें 64 सेल्स बस होते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ब्लास्टोसिस। इसे क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस। इसे क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस बोला जाता है। अब सर ये ब्लास्टोसिस एकदम ऐसे स्पेसिफिक हम लोग चार से 64 सेल का क्यों ले लें, और इसे एकदम ऐसे स्पेसिफिक नाम क्यों दे लें? क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होगा, जब जाइगोट मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना के जब यूट्रस की वॉल पे जाके चिपकेगा, तो वो जो स्टेज रहेगी वो यही स्टेज रहेगी। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वही जाके किधर चिपकता है? वही जाके आपके यूटरस की वॉल में चिपकता है। और जो चिपकने को ही हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ताकि जो डेवलपिंग फीटस है वो फीमेल बॉडी के अंदर एक ही जगह रहे, इधर से उधर नाचता ना फिरे। समझ में आया? यस सर। अब इसके जो ये 64 सेल्स हैं, ये पूरा इसका चल तो ब्लास्टोसिस है। तो इस सेल्स को क्या बोलते हैं? बता देते, इस सेल्स को इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। मतलब ये 64 सेल्स बोल सकता हूँ, या मैं 64 ब्लास्ट्यूला बोल सकता हूँ। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब जाइगोट से 64 सेल बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्लीवेज बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्लीवेज
बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्लीवेज बोला जाता है। ये चल इतनी बात समझ में आई। तो मान लेते हैं ये है एक सेल। जब ये पहला माइटोसिस करेगा तो इससे बनेंगे 2 सेल। फिर ये एक और माइटोसिस करेंगे, ये दोनों सेल तो बनेंगे 4 सेल। फिर ये एक और माइटोसिस करेगा तो बनेगा 8 सेल। फिर ये एक और माइटोसिस करेगा तो बनेगा 16 सेल। हाँ कि ना? फिर ये 16 एक और माइटोसिस करेंगे तो बनेंगे 32 सेल। हाँ कि ना? यस सर, 32 सेल तो बन गए सर। 32 सेल तो बन गए। अब ये अब ये जो 16 स्टेज के जो है ना, अब ये जो 16 स्टेज के जो है ना, इस अगर ये 16 स्टेज के क्या बनाए, 32 बनाए। अब ये जो 32 वाले अब ये 32 वाले जो डिवीजन करेंगे, अब ये जो 32 वाले डिवीजन करेंगे क्या बनाएंगे, 64 सेल्ड स्टेज बना देंगे, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं। समझ में आया? तो ये बताओ, जाइगोट में कितने बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, या मैं बोल सकता हूँ कितने बार क्लीवेज हुआ? एक बार इधर हुआ, फिर कितने बार फिर इधर हुआ 2 क्लीवेज हुए, ये तीसरा क्लीवेज, ये होगा चौथा क्लीवेज, ठीक है, ये होगा 5वां क्लीवेज, और ये होगा 6वां क्लीवेज। तो अगर मैं पूछूं क्लीवेज में कितने बार होते हैं, क्लीवेज में माइटोसिस कितने बार होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स हो जाएगी। अब ये बात एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ये कोई पढ़ाएगा भी नहीं थी 6 टाइम क्लीवेज होता है। समझ में आया? पर ये पूछा जा सकता है, क्यों बताओ? क्यों बताओ? क्योंकि जो हम लोग तो माइटोटिक डिवीजन कैलकुलेट करने का तरीका है, या कितने एक सेल से 120 32 ऐसे जो सेल्स में कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे, यह क्वेश्चन किस में आता है, सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर में आता है। तो क्या वो क्वेश्चन यहाँ नहीं आ सकता? आंसर है यस सर, आ सकता है। क्या वो क्वेश्चन यहाँ नहीं आ सकता? आंसर है यस सर, आ सकता है वो क्वेश्चन। कि वहां पे एक सेल से इतने सेल्स बनने के बजाय बोल देगा एक यूनिसेल्यूलर जाइगोट से ब्लास्ट्यूला बना, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा ब्लास्ट्यूला 64 सेल्स है, और आपको वहां पे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जो 8 और 16 सेल है, इन दोनों का एक कॉमन नाम होता है, जिसे बोलते हैं मॉल्यूला, जिसे बोलते हैं मॉल्यूला। पर जब 8 को एकदम स्पेसिफिकली बोलना रहता है, तो इसे जनरली यूज कर देते हैं अर्ली मॉल्यूला। क्या वो यूज कर देते हैं? अर्ली मॉल्यूला। हाँ कि ना? क्या यूज कर देते हैं? अर्ली मॉल्यूला। हाँ कि ना? और 16 सेल वाले के लिए क्या यूज कर देते हैं? 16 वाले के लिए क्या यूज कर देते हैं? लेट मॉल्यूला। क्या यूज कर देते हैं? लेट मॉल्यूला। हाँ कि ना? 16 वाले थे क्या यूज कर देते हैं? लेट मॉल्यूला यूज कर देते हैं। 16 वाले के लिए क्या यूज कर देते हैं? लेट मॉल्यूला यूज कर देते हैं। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। ब्लास्टोसिस्ट तो क्या बोल सकते हैं? ब्लास्ट्यूला भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसके सेल्स को भी ब्लास्ट्यूला बोल सकते हो, और इस पूरे स्ट्रक्चर को भी ब्लास्ट्यूला बोल सकते हो। समझ में आया? यस सर। अब ये बात समझनी है, यहाँ पे जाइगोट बना, तो जाइगोट में हुआ क्या? ये ओवम है। यहाँ पे क्या है? जाइगोट बना। अब जाइगोट में हुआ क्या? ये ओवम है। ओवम की क्या है? जोना पेल्यूसिडा की लेयर है। ओवम की जोना पेल्यूसिडा की लेयर है। हाँ कि ना? ये बात याद बताओ कि कहा देते हैं जो वो है, कहा देते हैं ओवम है, उसकी जोना पेल्यूसिडा की लेयर है। पर क्या जोना पेल्यूसिडा की लेयर की जरूरत है एम्ब्रियो में? आंसर है नहीं सर। तो ये जो एक ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत ज्यादा पहले पीएमटी में पूछा जाता था, तो अभी भी पूछा जा सकता है कि ये कब होती है, तो यानी ये स्थिति कब है इस एम्ब्रियो के ऊपर से। तो आंसर है 5th और 6th क्लीवेज के समय जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व होना चालू हो जाती है। ये बात याद रखना, 5th और 6th क्लीवेज के समय ये जोना पेल्यूसिडा क्या होने लग जाती है? डिसॉल्व होना चालू हो जाती है। यस सर, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है, इतनी बात हमें समझ में आती है। ठीक है सर। अब एक बात समझना है कि ये कैसे अलग है, बेसिकली ये कैसे अलग है। ठीक है सर, अभी हम लोग समझेंगे ये कैसे अलग है। क्या होता है, पहले एक नॉर्मल सेल डिवीजन देखते हैं। ये एक सेल है, डिवाइड किया,
तो दो छोटे छोटे सेल बनाया, ये सेल। अब ये सेल क्या करेगा, पहले थोड़ा ग्रोथ करेगा, हाँ कि ना, ये सेल भी थोड़ा ग्रोथ करेगा, फिर डिवाइड करेगा, हाँ कि ना, ये सेल। और ये भी थोड़ा फिर ये ग्रोथ किया, ये भी, तो ये भी डिवाइड किया, ये सेल। अब ये क्या करेंगे, ये सभी वापस से पहले थोड़ा थोड़ा ग्लो करेंगे, ये सभी वापस से पहले पहले थोड़ा ग्लो करेंगे, और फिर जाते डिवीजन शो करेंगे। पर अगर मैंने क्या बोला, ये जाइग ओवम है, ओवम के बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा ए सेल्यूलर है, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज तो हो नहीं सकता। और जोना पेल्यूसिडा डिजॉल्व होना चालू होती, डिजॉल्व नहीं होती, होना चालू कब होती है, फिफ्थ और सिक्स डिवीजन के समय। तो इसके अंदर की जो वॉल्यूम है, क्या वो फिक्स है, आंसर है यस सर। क्या वो फिक्स है, आंसर है यस सर, वो फिक्स है। तो जब ये डिवाइड करेगी तो इसका ये जो वॉल्यूम है ये तो फिक्स है, ये तो बड़ा बनाता हूँ, इसका ये जो वॉल्यूम है ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। मतलब इसके अंदर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिवीजन होते रहेगा, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। क्या इस एम्ब्लियो के वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो आंसर है नहीं सर, आंसर है नहीं सर। तो अब ये यहाँ पे चार सेल्स हो जाएंगे, दो आगे और दो उसके पीछे, ऐसे अभी तो ऐसे दिखा दिया। फिर इसी में आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। इसी नाम से, क्या ये नॉर्मल डिवीजन से अलग है, ये है नॉर्मल डिवीजन, जब आपका एक सेल डिवाइड कर ले, वो फिर थोड़ा ग्रोथ कर ले, फिर आगे जाके डिवाइड कर ले। पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ही डिवीजन हो पा रहा है, डिवीजन हो रहा है, हाँ कि ना, ये सर। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम में ही डिवीजन हो रहा है, तो क्या यहाँ पे अंदर सेल का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, आंसर है नहीं सर, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम डिनोट की हुई है। अगर हम लोग किसी भी सेल का अंदर से वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो जोना पेल्यूसिडा फट जाएगी, तो वो नहीं होता। मतलब अंदर जो साइटोप्लाज्म में इंक्रीज भी नहीं आ रहा है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। जितना साइटोप्लाज्म यहाँ से चालू हुआ था वही आपके ब्लास्टोसिस्ट तक रहता है, वही आपके ब्लास्टोसिस्ट तक रहता है। समझ में आया, यस सर। अब एक बात याद बतानी है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस और ब्लास्ट्यूला जनरली जो बुके हैं वो एक स्ट्रक्चर्स मानती है। तो फिर सर इनके सिक्स, मैंने पहले बोल दिया था कि 64 सेल्स के लिए ब्लास्ट्यूला यूज करते हैं, तो वो कुछ बुके करती है, वो बुक ज्यादा बुके नहीं करती। मोस्ट ऑफ द बुके क्या यूज करती है 64 सेल्स के लिए, ब्लास्टोमियर्स। क्या यूज करती है, ब्लास्टोमियर्स। तो सेल्स का लो तो क्या नाम याद रखना है, ब्लास्टोमियर्स याद रखना है, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आती है। तो अब ये जो टर्म है क्लीवेज की किसके द्वारा दिया गया था, ये वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था, हाँ कि ना। तो क्लीवेज में हो क्या रहा है, क्लीवेज में आपके 64 सेल्स बन रहे हैं, और इन 64 सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या मैंने, हाँ मैंने पहले गलती से ब्लास्ट्यूला बोल दिया था, हाँ कि ना। तो थी मैंने एक दो जगह से ब्लास्टोमियर की जगह पढ़ लिया था, तो वो गलत है, वो गलत ही है, मोस्ट प्रोबेबली क्या वो गलत ही है। ब्लास्ट्यूला बोलना, ब्लास्टोमियल ही बोलना सही है, ठीक है। तो ये 64 क्या होते हैं, ब्लास्टोमियर्स होते हैं। ये 64 क्या होते हैं, ब्लास्टोमियल होते हैं, जो मिलके क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, या आपका ब्लास्ट्यूला बनाते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो क्लीवेज है क्या, क्लीवेज इज द प्रोसेस थ्रू विच अ सिंगल सेल zygote goes under successive mitotic division, ऐसी बोल सकते हैं। हाँ मैं ये अभी खुद से बना रहा हूँ डेफिनेशन। दी क्लीवेज की डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which single celled, सिंगल सेल लिख लेना, zygote, in which single cell zygote undergoes 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 successive
माइटोटिक डिवीजन, सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन मतलब एक के बाद एक के बाद एक माइटोटिक डिवीजन हो ही रहे हैं, बीच में एक भी मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है। तो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन या सक्सेसिव माइटोसिस टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म a complex to form a complex to form a complex to form a complex multicellular structure to form a complex multicellular structure to form a complex multicellular structure एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो वो है सिंगल सेल जाइगोट वो अंदर जाता है। ये क्या हो सकता है, ये आपके क्लीवेज का डेफिनेशन हो सकता है, ये आपके क्लीवेज का डेफिनेशन हो सकता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? ठीक है सर। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो मैं कुछ डेटा दूंगा ये एनसीईआरटी के हिसाब से, नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ओलंपियाड वालों को भी पढ़ाया जाता है, पर एस एन एक्स्ट्रा डेटा या बता देते हैं एक्स्ट्रा डेटा के फॉर्म में, तो बहुत से टीचर लोग बता देते हैं, तो मैं भी बता दे रहा हूँ, तो फिर मेरे ऊपर उंगली ना उठे, ठीक है। तो जो ह्यूमन में क्लीवेज है वो क्या लेता है, वो लेता है होलोब्लास्टिक, वो क्या लेता है, होलोब्लास्टिक। अब इस टर्म का मतलब नहीं पता है, अब ये टर्म होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जब डिवीजन हो रहा है, जब आपका डिवीजन हो रहा है तो क्या हुआ, जैसे आपका उसमें हो रहा था ऊजेनेसिस में मियोटिक डिवीजन हो रहा था, तो एक बड़ा सेल बन रहा था और एक छोटा सेल बन रहा था जिसे आप पोलर बॉडी बोल रहे थे, जो पूरी तरीके से सेल भी नहीं था। हाँ कि ना? उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिनिमम आया था, ना के बराबर आया था। हाँ कि ना? यस सर। तो होलोब्लास्टिक क्या होता है, जब आपका एक सेल दो पूरे तरीके के सेल्स में डिवीजन करता है, ठीक है सर। होलोब्लास्टिक और क्या है, क्या है, अनइक्वल है, क्या है, अनइक्वल है। हाँ कि ना? क्या है, अनइक्वल है। कैसे सर अनइक्वल है? आप तो बोले अभी इक्वल सेल्स बन रहे हैं। अरे होलोब्लास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल सेल्स बने, वो बोल रही थी वो दोनों सेल्स की तरह काम कर पाए। क्या वहां पे प्राइमरी पोलर बॉडी सेल्स की तरह काम कर पा रही थी? आंसर है नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मॉल्यूला के बाद के डिवीजन है ना 5 और 6, ये जो होते हैं ये अनइक्वल होते हैं, पूरा क्लीवेज अनइक्वल नहीं होता, वो जो 5 और 6 है मॉल्यूला के बाद वाले वो अनइक्वल होते हैं। समझ में आया? दूसरा ये क्या है, ये एक आपका रेडियल है, रेडियल है मतलब जब आपके सेल्स, ये मान लो आपका सेल्स है तो ये आपके अलोंग दी रेडियस ऐसे कट करते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है, रेडियल डिवीजन है, ये क्या है, रेडियल डिवीजन होता है इसमें। समझ में आया? यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात ये क्या है, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, आप समझ सकते हो, मतलब कि पहला जो डिवीजन होता है ना, ये जो फर्स्ट क्लीवेज होता है जिसमें एक से दो बनता है, तो ये फर्टिलाइजेशन होने के 30 घंटे बाद होता है। सोचो फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना। अब जब जाइगोट बना इसके 30 घंटे बाद जाके पूरा क्या होता है, बता देते हैं आपका पहला डिवीजन पूरा होता है, मतलब इतना स्लो प्रोसेस है। समझ में आया? यस सर। तो ये जो 3-4 शब्द हैं ये बहुत से के में नोट्स में मिल जाएंगे, तो फिर ये होता है कि पढ़ाए नहीं तो पढ़ा दिया। ठीक है सर। अब हमें क्लीवेज और नॉर्मल डिवीजन के बीच का तो एक वापस से समझ लेते हैं, वो क्या है, बता देते हैं डिफरेंस क्या है। नॉर्मल डिवीजन तो मैं एनडी लिख दे रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया, नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है, उसकी जो डॉटर सेल्स है वो वापस ग्लो होने का समय लेती है और फिर वो डिवाइड करती हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्लो वो यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन होते जा रहा है, यहाँ पे आपको ग्लो होने का समय नहीं मिलता है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं हो रहा, पर वहां पे साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा था। यस सर। और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनी, नॉर्मल डिवीजन में तो जो सेल्स बने उन्हें हम डॉटर सेल्स बोल देते हैं, पर यहाँ पे हम लोग क्या टर्म देते हैं, यहाँ पे हम लोग टर्म देते हैं ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पे हम लोग क्या टर्म देते हैं, यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स टर्म देते हैं। यस सर। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है, यहाँ पे जो इंटरफेस है वो छोटा होता है, क्यों बताऊं? यहाँ पे इंटरफेस छोटा क्यों होता है सर? क्योंकि आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं होना है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज आपका G1 और G2 फेज में ज्यादा होता है। यस सर। एस फेज में नहीं होता, तो यहाँ पे जो इंटरफेस है, इंटरफेस
सेल माइटोसिस का जो इंटरफेस है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस फेज सिंथेसिस फेज ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एस फेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिर्फ एस फेज आपका प्रेजेंट होता है। समझ में आया? यस सर, सिर्फ एस फेज आपका प्रेजेंट होता है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे आपका G1 G2 यानी एस और G2 तीनों फेज आपके इंटरफेस में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? यस सर। अब क्या होता है, अब क्या होता है समझने की बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका साइटोप्लाज्म तो कांस्टेंट है, पर आपका न्यूक्लियस का मटेरियल तो डिवाइड करते जा रहे हैं। न्यूक्लियस का मटेरियल तो बल आपका सेल का साइज छोटा हो जा रहा है, बल न्यूक्लियस को उतना ही चाहिए। इसका मतलब आपका जो बता देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा तो साइटोप्लाज्मा का रेशियो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज करते हुए जा रहा है। सर इंक्रीज करते हुए कैसे जाएगा सर? अरे साइटोप्लाज्मा का कांस्टेंट है और बता देते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा वाला जो कंटेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्मा अपॉन साइटोप्लाज्मा का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है। पर इसमें क्या लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा और बाई साइटोप्लाज्मा का रेशियो का जो वो है जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, तो वो सेल वापस से ग्रोथ करते उतना ले आता है और G1 G2 फेज भी होते हैं। समझ में आया? यस सर, हाँ कि ना? ठीक है, तो हम लोग इम्प्लांटेशन के बारे में इधर एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद यूनिसेल्यूलर जाइगोट बनता है, एक सेल वाला जाइगोट बनता है जो कन्वर्ट होता है इनटू मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो, जो कन्वर्ट किया जाता है मल्टीसेल्यूलर एम्ब्रियो में बाय लैपिड माइटोसिस डिवीजन। अब यहाँ पे लैपिड यूज कर दिया, फिर मैंने बोला थी क्लीवेज स्लो है। अरे एक के बाद एक नॉन स्टॉप होना चालू हो जाते हैं ना, बीच में वापस से ग्लो करने का समय तो इन्हें चाहिए नहीं, इसीलिए लैपिड बोला है। दिस लैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्लीवेज। ये जो लैपिड एक के बाद एक जो हो जा रहे हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, इसे आप क्लीवेज बोलते हैं। तो जैसे आप बताइए दो सेल है, पहले यहाँ पे आपका जाइगोट होगा, उससे क्या बना होगा, दो सेल बना होगा, दो सेल वाला। तो ये जोना पेल्यूसिदा के कारण वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो ये 32 सेल वाला स्टेज आ गया। अब इसके बाद जो है आपका फिफ्थ और सिक्स क्लीवेज में आपका जोना पेल्यूसिदा टूटना चालू होगा। ऑल स्टेज बियॉन्ड दी जाइगोट आर मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि यहाँ से तो दो सेल चालू ही हो गए, सिर्फ जाइगोट ही है जो यूनिसेल्यूलर होता है। तो इसके बाद से ये जितने भी स्टेप्स हैं आगे के, पूरी ह्यूमन की बॉडी मल्टी सेल्यूलर होती है। Cleavage division starts in zygote when it moves into fallopian tube stomach। जब किधर फर्टिलाइजेशन हुई, एम्प्यूला वाले लीजन में फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट स्टमस वाले रीजन में एंटर करते हैं तब आपका डिवीजन चालू होता है, हाँ कि ना? और स्टमस से वो किधर जा रहे हैं, स्टमस से होते हुए वो यूटरस में जाना चाह रहे हैं। ड्यू टू क्लीवेज 2 4 8 16 32 सेल स्टेज आर फॉर्म। मैंने बताया कि डिवीजन होगा तो 2 बनेगा, फिर ऐसे ही जाते ही तो होगा, आगे सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा। सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। यहाँ पे जो क्लीवेज के समय जो सेल्स बनते हैं इन्हें हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब मॉल्यूला क्या होता है, 8 से 16 सेल्ड स्टेज वाला, 8 वाले को अर्ली मॉल्यूला और 16 वाले को लेट मॉल्यूला बोला जाता है। ठीक है, ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसका नाम मॉल्यूला क्यों बना, क्योंकि ये मल बैली जैसे दिखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा देता है, मेरे अभी दिमाग में आया, क्योंकि ये मल बैली जैसे दिखते हैं। जब आप मॉल्यूला के उसे देखोगे ना स्ट्रक्चर को अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो बता देते हैं मल बैली जैसे दिखते हैं। अब अगर मैं ब्लास्टोसिस्ट की बात करूँ तो मॉल्यूला जब यूटेलाइन कैविटी में एंटर कर जाता है और यूटेलाइन फ्लूइड जब एंटर करता है मॉल्यूला में, यूटेलाइन कैविटी में एंटर किया तो यूटेलाइन फ्लूइड मॉल्यूला में एंटर करता है, उस समय मॉल्यूला जो है वो हॉलो बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताऊंगा वो हॉलो फॉर्म में क्यों, हॉलो बॉल में क्यों कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है वो आगे पता चलेगा। क्या होता है बेसिकली समझने की बात है, या पहले बता ही देता हूँ हॉलो बॉल में कैसे कन्वर्ट होता है, समझने की बात है। ये है आपका मॉल्यूला मान लो, हाँ कि ना? मॉल्यूला मान लो, हाँ कि ना? इसमें सेल्स भरा हुए अंदर, तो इसमें फिर बता देते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ डिवीजन होती है, तो तब जाते हैं आपका ब्लास्टोसिस बनता है।
जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना, तो जो सेल्स हैं जो ना पहले सीधा तो गायब हो गई, तो ये एक सेल की लेयर है। अब इसके अंदर सेल्स इधर अरेंज हो जाते हैं, इधर ऊपर की ओर अरेंज हो जाते हैं लेयर्स में, दो लेयर में अरेंज हो जाते हैं। तो ये वाली जगह खाली होती है, इसीलिए इसे हॉलो बॉल बोला जाता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और बोलते हैं कि मॉल्यूला जब कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, तो वो किधर हो रहा है? यूथलस में हो रहा है। मतलब जो फिफ्थ और सिक्स डिवीजन है वो किधर हो रहा है? यूथलस में हो रहा है। वो किधर हो रहा है? यूथलस में हो रहा है। और यहाँ पे जो ये जो जगह है, ये हॉलो बॉल है, ये किससे भरा जाती है? यूटेलाइन फ्लूइड से भरा जाती है। ठीक है। कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल और एल्ब्यूमिन कैविटी। इसे ब्लास्टोसिल बोला जाता है या इसे एल्ब्यूमिन कैविटी बोला जाता है। ब्लास्टोमियल इज इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन टू लेयर। बोला ना, ये दो लेयर में अरेंज हो जाते हैं। ये तो बाहर आउटर वो हो गई, और एक ही अंदर। हाँ कि ना? यस सर। आउटर लेयर को बोलते हैं टेलिप्टोब्लास्ट। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? टेलिप्टोब्लास्ट। ये जो आउटर लेयर हुई ना, ये जो आउटर लेयर, ये टेलिप्टोब्लास्ट। यस सर। और इनर लेयर तो क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास, या इसे एम्ब्लियोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्लियोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये जो अंदर की लेयर है, इसे एम्ब्लियोब्लास्ट भी बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। एडिशनल नोट क्या है? इम्प्लांटेशन अकल होता है ब्लास्टोसिस स्टेज में, इसीलिए बताया था कि ब्लास्टोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ना पेल्यूसिडा है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है ब्लास्टोसिस स्टेज में, उस समय ये कंप्लीटली गायब हो जाती है। अब उससे पहले हम लोग ये आगे बात करते हैं, उससे पहले हम लोग इम्प्लांटेशन की बात कर लेते हैं। अपने नोट्स में इम्प्लांटेशन की बात कर लेते हैं। अब इम्प्लांटेशन होता क्या है, समझने की बात है। क्या होता है समझो। क्या होता है बेसिकली समझो। ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब से आपके यूटस में आया, ये आपके यूटस में आया। तो मॉल्यूला क्या करता है? यूटस में एंटर करता है, जहाँ पे फिफ्थ और सिक्स डिवीजन होती है, और जहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस बनता है। अब ब्लास्टोसिस यूटलस की एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्यों चिपक जाता है? ताकि इजिली चिपक जाता है, ताकि जो आपका फीटस का डेवलपमेंट होना है वो बॉडी के एक स्ट्रक्चर में एक जगह लय के हो। जब आप फीमेल हिलेगी डुलेगी, तो वो बॉडी में ऐसा अंदर खाली बॉल की जगह उछल कूद वो तो नहीं करेगा। हाँ कि ना? यस सर। तो जब ब्लास्टोसिस यहाँ पे आके चिपकता है, तो यूटलस के जो सेल्स की यूटलस के एंडोमेट्रियम से जो सेल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, और उसे ऐसे घेर लेते हैं, उसे ऐसे घेर लेते हैं। जनरली जो इम्प्लांटेशन है वो फंडस में किया जाता है। हाँ कि ना? यूटस में, या फंडस, यूटस के फंडस वाले पार्ट में बोल सकते हो, ऐसे चिपक जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब ये कब होता है? यहाँ पे जब डिवीजन हुआ, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो 0 हुआ। अब इसके 7 दिन बाद, इसके 7 दिन बाद आपका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से देखो तो 14th डे में तो आपका डिवीजन हो रहा है। 14th डे में तो आपका डिवीजन हो रहा है सर। यस सर, 14 डे में तो आपका डिवीजन हो रहा है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। तो 14 डे में यानी 14 डे में डिवीजन नहीं, ओव्यूलेशन हो रहा है, सॉरी। 14th डे में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। हाँ कि ना? यस सर, ये बात याद रखना। 14th डे में क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। यस सर, इतनी बात समझ में आई। अब 14 डे में जब ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ये कितने दिन तक टिकेगा? 14 से 15 तारीख तक में। यस सर, एक ही दिन वाइटलिटी रहती है। अब अगर इस समय डिवीजन फर्टिलाइज हो गया तो हो गया, वरना फिर ओवम फर्टिलाइज होता नहीं है। ठीक है सर। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 15 वाली तारीख क्या होगी? 0 होगी। फिर 15 में 7 ऐड कर दो, तो 22वें दिन तक, 22वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। 22वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। समझ में आया? यस सर। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। समझ में आई? यस सर। इस तरीके से समझना तो मुश्किल, यानी सोचना पड़ता है। पर जैसे भी ये बोल देता कि 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है तो भी चलता, पर वो ज्यादा अच्छा है ऐसे बताना। ठीक है। अब क्या होगा समझना चाहिए। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में 64 सेल्स हैं। अब ये जो 64 सेल्स हैं, ये अरेंज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। आउटर जो लेयर है उसे क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। अंदर की जो लेयर है उसे बोल दिया जाता है इनर सेल मास। उसे क्या बोल दिया जाता है? इनर सेल मास। इसे क्या बोल दिया जाता है? इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास में होते कौन है?
इनर सेल्स मास में आपके स्टेम सेल्स होते हैं, टोटियोपोटेंट सेल्स होते हैं, जो आपके शरीर के सभी सेल्स को बनाने की शक्ति रखते हैं। मतलब मेरे आँख के सेल्स, मेरे बता देते हैं नाक के सेल्स, मेरे मुंह के सेल्स, मेरे कान में जो सेल्स हैं, मेरे बाल की जो चमड़ी है उसमें जो सेल्स है, मेरे हाथ में जो सेल्स है, मेरे ता देते हैं हड्डी से टिके हुए जो सेल्स हैं, बॉडी के लेयर के, वो सेल जो हैं, हाँ कि ना, ये सर वो सभी सेल्स को बनाने का काम कौन करता है? वही ये इनर सेल मास ही करता है। मेरे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके सेल्स, ठीक है। तो इनके जो सेल्स लेते हैं वो क्या लेते हैं? स्टेम सेल्स लेते हैं या क्या लेते हैं? टोटियोपोटेंट सेल्स लेते हैं, हाँ कि ना। अब यही जो सेल्स हैं ये हम लोग एनिमल किंगडम में तिली जर्म लेयर्स बोलते हैं ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उन्हें बनाने वाले कौन लेते हैं? यही लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो अब आपने बोला था कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आपने तो 2 ही बताई। तीसरी जो है ये कैविटी होती है। ये क्या होती है? कैविटी होती है, जिसे आप बोलते हो ब्लास्टोसिल, जिसे आप क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल रहती है, और ये फ्लूइड फिल रहती है। फ्लूइड कहाँ से आया? सिंपल सी बात है, अभी पहले जैसी मॉड्यूला एंटर करता है और ये ब्लास्टोसिल बन ला लेते हैं, उस समय यूटेलाइन फ्लूइड एंटर कर जाता है और इस कैविटी में बल आ जाता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। यस सर। अब एक बात समझनी है, अब एक बात समझनी है कि ये जो तलो, अब ये तो ब्लास्ट्यूला है, इसे जाके चिपकना है यूटरस की वॉल से, यूटरस की एंडोमेट्रियम से इसे जाके चिपकना है, इसे जाके चिपकना है। तो ये जो ट्लोपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये जाके अटैच होते हैं। तो याद रखना, इनर सेल मास अटैच नहीं होता, ये जो बाहर के सेल्स है जिन्हें हम ट्लोपोब्लास्ट बोल रहे हैं, जिन्हें हम ट्लोपोब्लास्ट बोल रहे हैं, ये जाके आपके अटैच होंगे किससे? ये जाके आपके अटैच होंगे यूटेलाइन वॉल से। सिंपल सी बात है, जब आप एक बॉल को किसी मिट्टी में डुबाओगे तो उसके कौन सी सरफेस में चिपकता है मिट्टी? आंसर है बता देते हो आउटर सरफेस पे। तो वैसे ही मान लो ये एक स्ट्रक्चर है और जब भी इसे किसी चीज में चिपकाओगे तो कौन सा भाग चिपकेगा? बाहर वाला पार्ट चिपकेगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब इतनी सी बात थी इम्प्लांटेशन में। अब इसका पढ़ना है हम लोग तो बता देते हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम लोग तो क्या पढ़ना है? अब हम लोग तो पढ़ना है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है हम लोग तो? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ कि ना। यस सर, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यस सर। तो जब इम्प्लांटेशन हुई, मतलब अब फीटस तो ग्लो करेगा, अब फीटस ग्लो करेगा, इतनी बात हम लोग तो समझ में आ जाती है। तो प्रेगनेंसी का डेफिनेट इंडिकेटर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, आंसर है नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो फीटस बनेगा ही नहीं, हाँ कि ना। यस सर। तो क्या फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गई? आंसर है नहीं। अगर इम्प्लांटेशन हुआ, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी हो गई। अगर इम्प्लांटेशन हुआ, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी हो गई। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी? आंसर है नहीं सर, आंसर है नहीं सर। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन जो है वो इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का, वो इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का। अगर इम्प्लांटेशन हुई तब जाके आपका प्रेगनेंसी होगी, तब जाके आपका प्रेगनेंसी होगी। अब प्रेगनेंसी हुई तो 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने आप बोल सकते हो, 9th मंथ, एवरेज में 9 मंथ, या आप बोल सकते हो 270 डेज तक क्या होगा? इस एम्ब्रियो का, ये जो इम्प्लांट हुआ है इसका डेवलपमेंट होगा फीटस में, फिर बेबी में, हाँ कि ना। ये सर। तो इस पीरियड तो क्या बोला जाता है? इस डेवलपमेंट पीरियड तो बोला जाता है जेस्टेशन। तो ये 9 मंथ कब होता है? इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? ये होगा, हाँ कि ना। इस पीरियड तो क्या बोला जाता है? इस पीरियड तो जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड तो क्या बोला जाता है? जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड तो प्रेगनेंसी बोल सकते हो, ये जेस्टेशन पीरियड बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। यस सर। अब एक बात समझनी है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन में तो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स काम है। अब मैंने क्या बोला, जो ये यहाँ पे इनर सेल मास है, ये आपके 3 जर्म लेयर्स बनाएगा। यस सर। ये 3 जर्म लेयर्स आपके बनाते हैं जो बॉडी में बाकी सभी आपके सेल्स को जन्म देती हैं। सभी स्ट्रक्चर जो है आपकी बॉडी में वो इन्हीं से बने हुए हैं। तो इस प्रोसेस में इसके जर्म लेयर के बनाने के प्रोसेस तो क्या बोला जाता है?
गैस्ट्यूलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैस्ट्यूलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैस्ट्यूलेशन बोला जाता है। अब ये गैस्ट्यूलेशन के साथ क्या शो करता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनाता है। क्या बनाता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब सर गैस्ट्यूलेशन तो समझ में आता है, वो हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को बता देते हैं, आपके बनाएंगे। पर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होंगे? मतलब कि ये एक्स्ट्रा मतलब ये तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को नहीं बना रहे, तो ये किस काम आएंगे फिर? एम्ब्रियोनिक बोलने मतलब एम्ब्रियो के, तो ये किस काम आएंगे? सिंपल सी बात है, ये आपके डेवलपमेंट में काम आएंगे, ये आपके गेस्टेशन में काम आएंगे, ये आपके फीटस के डेवलपमेंट में काम आएंगे। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो फोर बता देते हैं आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनते हैं, और गेस्ट्यूलेशन में तीन क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स बनते हैं। तीन क्या बनते हैं? जर्म लेयर्स बनते हैं। तीन क्या बनते हैं? जर्म लेयर्स बनते हैं। समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? यस सर। वापस रिपीट करता हूँ। अब इम्प्लांटेशन तो पढ़ लिया। इम्प्लांटेशन में जो आपका ट्रोपोब्लास्ट सेल है वो जाके चिपकता है आपके, उससे किससे चिपकता है? आपके वो जो है कौन, एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं आपकी, यूटरस की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उससे जाके चिपकता है, उसमें एम्बेडेड हो जाता है। और एम्ब्रियो के सेल जैसी टोपोब्लास्ट उसमें जाके चिपकता है, जैसी टोपोब्लास्ट उसमें जाके चिपकता है, जैसी टोपोब्लास्ट उसमें जाके चिपकता है, आपका क्या होता है? जो यूटरस के सेल्स हैं, यूटरस के एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो आपके डिवाइड करते हैं, वो आपके डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं और पूरे एम्ब्रियो को घेर लेते हैं। इसी तो इम्प्लांटेशन बोला। इसी तो मैंने क्या बोला? इसी तो मैंने इम्प्लांटेशन बोला। ये चल इतनी बात हमें समझ में आती है। अब क्या हुआ थी, ये इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गई। अब क्या फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है? नहीं सर। फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या प्रेगनेंसी होगी? आंसर है नहीं सर। अगर इम्प्लांटेशन हुई तो प्रेगनेंसी होगी? आंसर है यस सर। अब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है समझने की बात है। इम्प्लांटेशन के बाद 9 महीने, या आप बोल सकते हो 9 महीने बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 36 वीक, या आप बोल सकते हो 36 वीक, हाँ कि ना? 36 वीक, या आप बोल सकते हो 36 वीक्स, या तो बोल सकते हो 270 डेज फीटस का डेवलपमेंट होता है, और इस पीरियड तो बोलते हैं जेस्टेशन, या आप बोल सकते हो प्रेगनेंसी। अब इस समय क्या होता है कि ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स तो आपके इम्प्लांटेशन में काम आ गए। अब इनर सेल मास आपके सभी तीन जर्म लेयर्स बनाएगा। अब ये तीन जर्म लेयर्स आपके बॉडी के सभी स्ट्रक्चर्स को जन्म देंगे। पर ये तीन जर्म लेयर्स के साथ साथ चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर मेम्ब्रेन भी बनाएगा, जो आपके जेस्टेशन पीरियड के दौरान फीटस के डेवलपमेंट में काम आएंगे, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आएंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो मान लो ये ट्रोपोब्लास्ट के लेयर्स हो गई, मैं इसमें सेल्स नहीं बना रहा एक है, पर ट्रोपोब्लास्ट की लेयर हो गई। तब इनर सेल मास जो है वो दो सेल्स के लेयर में वो हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्या होते हैं? दो सेल्स के लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। हाँ कि ना? एक होते हैं ये वाली लेयर, हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप हाइपोब्लास्ट सेल। इसे क्या बोलते हैं आप? हाइपोब्लास्ट सेल। इसे आप क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट सेल। यस सर। ये क्या है? इनर सेल मास के जो सेल्स हैं वो दो लेयर में क्या हो गए? डिफ्रेंशिएट हो गए, यानी दो लेयर में बट गए। हाँ कि ना? यस सर। अब ये एक लेयर हुई, दूसरी लेयर ये होती है जो इसी से चिपके हुए रहती है। मैं यहाँ पे उतना चिपके हुए नहीं बना रहा हूँ तो आसानी से दिख जाए, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप एपीब्लास्ट सेल। इसे आप क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट सेल बोलते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट सेल बोलते हैं। हाँ कि ना? ये सर, इन्हें आप बोलते हैं एपीब्लास्ट सेल। समझ में आया? ये सर, इन्हें आप बोलते हैं एपीब्लास्ट सेल। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आई। अब क्या होता है? अब एक फिनोमिना है जिसका नाम है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। अब एक फिनोमिना है जिसका नाम है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या है? बेसिकली आप तो ज्यादा जानने की बात नहीं है, ये एमबीबीएस में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले बहुत पहले पढ़ाया जाता था ये टर्म, इसीलिए। और कई बार पीवाईक्यू देखेंगे तो वहाँ पे ये टर्म मिल सकता है, अगर 35 ईयर्स के पीवाईक्यू आप लगा लें तो आप तो वहाँ पे ये टर्म मिल जाएगा।
मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है, ये जो दोनों लेयर है हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट, इनमें ली अरेंजमेंट होती है। इनमें क्या होती है, वी अरेंजमेंट होती है। इनमें क्या होती है, वी अरेंजमेंट होती है। किसमें होती है, एपिब्लास्ट सेल्स में। किसमें होती है, एपिब्लास्ट सेल में। मैंने क्या अभी गलती से हाइपोब्लास्ट नहीं, हाँ मैंने अभी गलती से हाइपोब्लास्ट सेल भी बोल दिया था, पर होती किसमें है, एपिब्लास्ट सेल में। क्यों एपिब्लास्ट सेल में होती है, क्योंकि एपिब्लास्ट सेल के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और बना लेते हैं आपकी 3 जर्म लेयर। तो मान लो ये आपके थे पहली हाइपोब्लास्ट के सेल्स, ये पहले आपके थे हाइपोब्लास्ट के सेल्स, ठीक है, ये आपके हो गए हाइपोब्लास्ट के सेल्स हो गए, ठीक है। अब एपिब्लास्ट के सेल्स क्या करेंगे, आपस में बहुत डिवाइड करेंगे और क्या बना लेंगे, अलग अलग लेयर बना लेंगे, मूव अलग अरेंज हो जाएंगे, अलग अलग 3 आपके जर्म लेयर में अरेंज हो जाएंगे, हाँ कि ना। कैसे आपके 3 जर्म लेयर्स में ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये पहली जर्म लेयर, ये आपकी दूसरी जर्म लेयर, आपकी दूसरी जर्म लेयर, हाँ कि ना, ये सर। और ये आपकी तीसरी जर्म लेयर, ये आपकी तीसरी जर्म लेयर, इससे बना दूं क्या, इससे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी तीसरी जर्म लेयर, ये आपकी तीसरी जर्म लेयर, ये आपकी तीसरी जर्म लेयर, हाँ कि ना। ये तीनों जर्म लेयर में क्या है, सेल्स ही है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। जर्म सेल्स जिसे बोलते हैं। तो ये सबसे अंदर की लेयर होती है, इसे बोल हाइपोब्लास्ट सबसे अंदर, पर उससे पहले ये होती है, इसे बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसे क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। जो जर्म लेयर में पहले एंडोडर्मिस, ये कौन होते हैं, इसे एंडोडर्म बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। दम मान लो जोड़ लेना, इसे क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और ये वाली लेयर को क्या बोलते हैं, जो बाहर लेती है, इसे बोलते हैं एक्सोडर्म। इसे क्या बोलते हैं, एक्सोडर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्सोडर्म बोलते हैं। तो ये मायोजेनेटिक मूवमेंट क्या है, ये बेसिकली ली अरेंजमेंट है। ये क्या है, बेसिकली ली अरेंजमेंट है। ये बेसिकली आपका क्या है, ली अरेंजमेंट है, हाँ कि ना। यस सर, ये आपका बेसिकली क्या है, ली अरेंजमेंट, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, समझ में आया। यस सर, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में होता क्या है, अब अगर मैं पूछूं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में होता क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, बकवास है वो। क्योंकि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नीट के बच्चे के लिए अभी किसी काम का नहीं है, ये एमबीबीएस में पढ़ने की चीज है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, फोल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के ऊपर। मान लो ये आपका है हाइपोब्लास्ट, यानी बेसिकली ब्लास्टोसिस। यहाँ पे आपका है हाइपोब्लास्ट, मैंने वहां पे वैसे बना दिया था दिखाने के लिए, ताकि जगह मैं सोचा था पहले यहीं पे अंदर तीनों लेयर को इसे मिटा के दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपका हाइपोब्लास्ट, यहाँ पे आता है एपिब्लास्ट, जो आपका मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में जाएगा। तो साथ ही साथ जैसे जैसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ये जो है, ये पूरा गैस्ट्यूलेशन का प्रोसेस हो गया। ये पूरा किसका हो गया, ग्लास्ट्यूलेशन का प्रोसेस हो गया। ये आपके क्या हो गया, बेसिकली ग्लास्ट्यूलेशन, मतलब जर्म लेयर के फॉर्मेशन, तीनों जर्म लेयर के फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया, हाँ कि ना। ये क्या हो गया, ग्लास्ट्यूलेशन हो गया। अब ग्लेस्ट्यूलेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, समझने की बात है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी बनते रहती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी बनते रहती है। मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स भराते रहते हैं, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बना भराते रहते हैं साथ ही साथ में। और इन सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, इन सेल्स को नाम दिया जाता है, इन सेल्स को नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इस सेल्स को क्या दिया, नाम दिया जाता है, इन सेल्स के लिए तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये किसके साथ हो रहे हैं, ये जो 3 जर्म लेयर्स बन रही है ना, उसके साथ साथ हो रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोलते हैं इसे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बोला जाता है। सिंपल सी बात है, समझने की बात है, ठीक है सर, ये बोला जाता है। अब होता क्या है, समझने की बात है, ठीक है। अब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो थोड़ा सा हल्का सा अजीब दिखेगा, पर समझने का है कि मान लो ये तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। अब ये क्या होती है, 4 लेयर्स में ये भी मेम्ब्रेन के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो मान लो ये आपका है तो लोपोब्लास्ट, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। अरे यार, इरेजर क्यों नहीं आ रहा, अब आया ना, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, सही रहेगा। हम्म, ये क्या है आपका, वो जो इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये क्या है आपका, थ्लोपोब्लास्ट। ये आपका क्या है,
ट्रोपोब्लास्ट है, आपका टीबी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट है। अब क्या होगा बेसिकली समझने की बात है। यहाँ पे आप मान लो, आपका क्या है बेसिकली समझने की बात है, ये आपका है, आपका एपिब्लास्ट की लेयर, ये आपकी एपिब्लास्ट की लेयर है। तो मान लो ये आपकी एपिब्लास्ट एक ऐसा बना ली लेयर, हाँ कि ना, यस सर। तो थी ऐसा तो लिए थी एपिब्लास्ट बस एक ही लेयर लगी, अच्छी लगी, ठीक है। ये नहीं हाइपोब्लास्ट, सॉरी ये हाइपोब्लास्ट है, एपिब्लास्ट बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आपकी हाइपो एपिब्लास्ट, यहाँ पे आपकी एपिब्लास्ट, यहाँ पे आपकी एपिब्लास्ट क्या बना लेगी, यहाँ पे आपकी एपिब्लास्ट बना लेगी बेसिकली जर्म लेयर्स, यहाँ पे आपकी एपिब्लास्ट बना लेगी जर्म लेयर्स। समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा समझने की बात है, अब क्या होगा ये समझने की बात है। क्या होगा तो ये जो हम लोग ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोदम जो बनाया है ना, अब जो हम लोग ने ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोदम जो बनाया है ना, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोदम हम लोग ने बनाया है, ये मेम्ब्रेन लेयर्स के फॉर्म में या मेम्ब्रेन के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, ये आपके मेम्ब्रेन के फॉर्म में या लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो एक आपके ट्रोपोब्लास्ट के अलोंग अरेंज होगी, हाँ कि ना, यस सर। एक आपके ट्रोपोब्लास्ट के अलोंग अरेंज होगी, ऐसे, हाँ कि ना, यस सर। एक आपके इसके अलोंग अरेंज होगी, हाँ कि ना, यस सर। और एक आपके इसके अलोंग अरेंज होगी, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसे थोड़ा सा है ना मैं थोड़ा सा वैसे बनाता हूँ तो दिखाते आसानी से बनेगा। इस वाले को, इस वाले को है ना थोड़ा वैसे बनाता हूँ। एक यहाँ पे आपके ऐसे अरेंज होगी, ठीक है। हाइपोब्लास्ट जो है ना वो ऐसे लगेगा, हाइपोब्लास्ट से, ठीक है, ऐसा। ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स का लेयर ऐसा है मान लो, ठीक है। यहाँ पे आपके जर्म लेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपका वो होगा। तो क्या होता है बेसिकली समझने की बात है। अब जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जब ट्रोपोब्लास्ट के साथ मिलके ये जो बना, ये जो दो बना इस मेम्ब्रेन, इसी तो बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पहली एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसका नाम है कोलियन। जिसका नाम क्या है? कोलियन, CHORION, कोलियन, हाँ कि ना, ये सर। इसी को क्या बोलते हैं? कोलियन बोलते हैं। फिर इसे क्या बोलते हैं? एम्नियन। ये जो ताकतें थे आपके उससे बनती है, किससे बनती है? जो ये आपके ताकतें हैं उससे बनती है। एपिब्लास्ट और उसके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की ये जो लेयर बनी है उससे जो बनती है इसे बोलते हैं एम्नियन। ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, हाँ कि ना, यस सर। जो इस बात में बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो इस पार्ट में बनता है हाइपोब्लास्ट और इस ताकतें हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल्स के साथ, इसे बोलते हैं एलेंटॉइस। इसे क्या बोला जाता है? एलेंटॉइस, हाँ कि ना, यस सर। एलेंटॉइस बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? एलेंटॉइस बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है योग सेल। वैसे अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर एनसीईआरटी में भी नहीं है और नीट में भी नहीं पढ़ाते, पर बता दे रहा हूँ, तो इसे बोला जाता है योग सेल, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मैंने बता दी, उनका नाम क्या है? पहला कोरियन, फिर आपका ताडेटे एमनियन, फिर आपका मैंने एलेंटॉइस बताया, फिर आपका योग सेल बताया। तो एमनियन क्या है? ये जो एमनियन हम लोग ने बनाया ये क्या है? ये बेसिकली आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। हाँ कि ना, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तो एनक्लोज कर ले, मतलब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भरी हुई है, जिसे हम लोग जिसमें जो वो है, जिस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी। गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसे हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी में भले हुए फ्लूइड तो क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। इस बता देते हैं, इस एमनियोटिक कैविटी में भले हुए फ्लूइड तो क्या बोला जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, यस सर। अब ये बताओ कि ये जो 2 लेयर्स बनी है मेसोडर्म की, मतलब कि ये एक जो ट्रोपोब्लास्ट के अलोंग है और ये जो एक एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अलोंग है, तो ये तो ऐसे कंटिन्यूअस लेयर है ना, ऐसे, हाँ कि ना, यस सर। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस लेयर है, यस सर। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट के अलोंग बनी है इसे क्या बोलते हैं? पेलाइटल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। पेलाइटल लेयर ऑफ उसके बता देते हैं
मीजोदम, पेलाइटल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोदम, और इसे क्या बोलेंगे, विस्लर बोलेंगे, हाँ कि ना। यस सर, इसे क्या बोलेंगे, विस्लर बोलेंगे। तो क्या मैं अब नीट में क्या इतना क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या मैं ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ सकता हूँ, द पेलाइटल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोदम along with trophoblast forms colon, तो आंसर होगा यस। The visual layer of extra-embryonic mesoderm along with epiblast form amnion, का आंसर होगा यस। बता देते हैं visual layer of extra-embryonic layer along with hypoblast form allantois and yolk से, तो आंसर होगा यस। समझ में आया, समझ में आया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आंसर है यस सर, आ गई, समझ में आया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब वहीं अगर मैं उससे पूछना चाहूँ, अगर मैं एम्नियन में और अंदर जाना चाहूँ, तो यहाँ पे 3 लेयर के फॉर्म में अरेंजमेंट होगी, एक एपीबलास, ये मीजोबलास, और यानी यानी एक्टोदर्म, मीजोदर्म और एंडोदर्म। एपीबलास में 3 लेयर की अरेंजमेंट होगी ना, बता देते हैं एक्टोदर्म, मीजोदर्म और एंडोदर्म, 3 जम लेयर। तो अगर मैं उसमें भी अगर स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ, तो ऐसे पूछ सकता हूँ, द विस्लर लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोदम along with ectoderm forms that they amnion, तो आंसर होगा यस, आंसर होगा यस। समझ में आया, समझ में आया। अब ये फ्लूइड फिल की कैविटी जो रहती है क्या करती है, ये आपके एम्ब्रियो का या आपके जो वो है, बता देते हैं आपका जो वो है कौन, फीटस है, इसे डिहाइड्रेशन से बचाती है। इसे क्या बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है ये, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम भी करती है और डिहाइड्रेशन से भी बचाती है। अब एक और चीज सुने होगे, अब ये बताओ क्या इसी कैविटी में फीटस प्रेजेंट है, आंसर है यस। तो इसी कैविटी में तो वो 3 जर्म लेयर है, इसका मतलब इसी में कैविटी में कौन प्रेजेंट है, हमारा जो फीटस है वो प्रेजेंट है। तो सुने होगे ना कि बच्चा पैदा होने से पहले उसके पूरे शरीर में पता लगा लेते हैं, कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं, उसका जेंडर पता लगा लेते हैं। वो कैसे पता लगाते हैं, एक इंजेक्शन मारते हैं मदर के स्टमक में, हाँ कि ना, यूटरस में, और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड में उस फीटस के सेल्स थोड़े बहुत होंगे, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा सा सैंपल निकाल लिया जाता है। उस सैंपल में जो फीटस के सेल्स रहते हैं उनका कल्चर करवाते चेक कर लिया जाता है, हाँ कि ना, जो भी चीज चेक करने रहती है। समझ में आया, हाँ कि ना, यस सर। अब ये जो एलेंटॉइस है ये क्या करता है, बेसिकली उससे पहले समझना होगा ये कोलियन क्या करता है। जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तो ये जो कोलियोनिक विलाय है, यानी ये जो कोलियन है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आप बोल सकते हो, बता देते हैं, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, मतलब यहाँ से बोलो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, जो बता देते हैं आपके बता देते हैं यूतलस के आपके जो एंडोमेम्ब्रेन है उससे क्या हो, उसके सेल्स के साथ इनवेजिनेट हो जाते हैं, हाँ कि ना। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर तो बोलते हैं प्लेसेंटा, इसका नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। इसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोला जाता है। तो प्लेसेंटा बनता कैसे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कोलियन लेयर से अलाइज करते हैं, वो इनवेजिनेट हो जाते हैं किसके साथ, यानी एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस के साथ, हाँ कि ना, और क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं, जहाँ से एक्सचेंज होता है। बेसिकली यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बने, ताकि मदर से सामान इधर आ सके और फीटस से सामान इधर जा सके, हाँ कि ना, यस सर। तो फीटस अभी पूरे तरीके से मदर की बॉडी पे डिपेंडेंट है, तो न्यूट्रिएंट्स गैसेस जो इसे चाहिए वो इधर से लाएगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो डालना है वो निकालना है, वो भी मदर की बॉडी के थ्रू ही निकलेगा, तो वो भी यहाँ से एक्सचेंज कर लिया जा सके। तो एक्सचेंज एरिया बनाने के लिए ये इनवेजिनेट करते क्या बना लेते हैं, प्लेसेंटा बना लेते हैं, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें क्या बोलते हैं, कोलियोनिक विलाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलियोनिक विलाय बोलते हैं। तो अब ये तो यहाँ पे कोलियन में बना, तो फीटस तक लाएगा कौन, तो ये जो एलेंटॉइस है ये डेवलप होते ही इससे यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बना लेता है, यहाँ पे क्या बना लेता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बना लेता है, जिसमें आपके नर्व्स ब्लड वेसल्स वेसल्स रहते हैं। समझ में आया, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब ताते थे ये योग से क्या करता है, तो पता है हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि योग सेक अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या बनाते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसे
होमियो यानी हीमियोपोएटिक ऑर्गन भी बोला जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसे हीमियोपोएटिक ऑर्गन भी बोला जाता है। मतलब जो हीम बना रहे, मतलब जो आपका आरबीसी बना रहा है। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब कभी मैं एम्ब्रियो यूज कर रहा हूँ टर्म, कभी मैं प्लेसेंट यानी फीटस यूज कर रहा हूँ, तो टर्म कैसे यूज किए जाते हैं समझने की बात है कि पहले के 2 महीने, जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का है, तो पहले के 2 महीने इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा एम्ब्रियो बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियो बोला जाएगा। क्यों सर एम्ब्रियो क्यों बोला जाएगा? क्योंकि 2 महीने के एंड तक, दूसरे महीने के एंड तक आपके जो हाथ पैर हैं वो निकल आते हैं, एम्ब्रियो से हाथ पैर निकल आ जाते हैं, तो उसे फीटस बोला जाता है, हाँ कि ना? यस सर। अब फिर 2 महीने के बाद कितने महीने बचे? 7 महीने। तो अब ये जो 7 महीने हैं इसे क्या बोला जाएगा? फीटस बोला जाएगा। तो सर इसमें ये भी होगा कि अगर 2 महीने के एंड तक अगर लिम्स निकल जाते तो उसे फीटस बोल रहे हैं, तो इसमें और भी बॉडी के डेवलपमेंट ओके होंगे, जैसे हाथ बन जाता होगा, आईलेस बन जाती है, बॉडी में हेयर आ जाते होंगे। क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो हो सकते हैं, बता देते हैं आपके डेवलपमेंट के माइलस्टोन? तो आंसर है यस सर। तो क्या इनकी भी स्टडी की जा सकती है? आंसर है यस, इनकी भी स्टडी की जा सकती है, इनकी भी स्टडी की जा सकती है। तो एक हेडिंग होता है, वो हेडिंग लिखिएगा, माइलस्टोन्स इन एम्ब्रियोनिक, माइलस्टोन्स इन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स इन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट, हाँ कि ना? यस सर। इसमें होता क्या है, इसमें एनसीईआरटी लिखती है, समझने की बात है। पहले महीने से एंड तक, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, मंथ खुद से जोड़ सकते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या बन जाता है? आपका हाथ बन जाता है, आपका हाथ बन जाता है। इसका मतलब पहले महीने के अंत तक अगर आपका हाथ बन जाता है, आपका हाथ बन जाता है, इसका मतलब हाथ वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन है जो बनते हैं, तो आंसर है यस, हाथ वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन है जो बनते हैं, हाँ कि ना? यस सर। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, जिसे एंड ऑफ सेकेंड लिख दे रहा हूँ, क्या बन जाता है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ आपका क्या बन जाते हैं? लिम्स बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, हाँ कि ना? लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, मतलब हाथ पैर बन जाते हैं और उनमें उंगलियां बन जाती हैं, हाँ कि ना? यस सर, लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? लिम्स और डिजिट बन जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? यस सर। फिर इसके बाद क्या होता है? बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ क्या होता है समझने की बात है। बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बन जाते हैं, मोस्ट ऑर्गन बन जाते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बन जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब या वापस इस स्लाइड में आते हैं, और 9 महीने में क्या महीने? 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने के गुच्छे में बात करता हूँ, तो आंसर है यस। और 3 के लिए क्या यूज होता है? टर्म तलाए, इसीलिए 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 3 महीने के पीरियड तो बोलते हैं तलाए मेस्टर, 3 महीने के पीरियड तो बोलते हैं तलाइमेस्टर। तो अगर मैं कहीं पे बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मोस्ट ऑर्गन बन जाते हैं, या बाय द एंड ऑफ फर्स्ट टाइमेस्टर आपके मोस्ट ऑर्गन बन जाते हैं, दोनों तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखी हुई मिल जाती है। फोर्थ माइलस्टोन क्या होता है? बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ आपका क्या बन जाता है? बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ आपका बता देते हैं फर्स्ट मूवमेंट अपीयर होती है, पहली बात के क्लिक करना वो चालू करता है। समझ में आया? फर्स्ट मूवमेंट चालू होती है, हाँ कि ना? बाय द एंड ऑफ बता देते हैं फिफ्थ मंथ, हाँ कि ना? यस सर। और उसके हेड में, उसके हेड में क्या क्या हो जाते हैं? बाल आ जाते हैं, उसके हेड में छोटे छोटे बाल आना चालू हो जाते हैं। समझ में आया? अब बाय द एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ पांचवा माइलस्टोन क्या है? पांचवा माइलस्टोन ये है कि बाय द एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ, या आप बोल सकते हो बाय द एंड ऑफ सेकेंड टाइमेस्टर क्या होता है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड टाइमेस्टर जो आपके बॉडी हेयर्स हैं, आपके जो बॉडी हेयर्स है, मतलब आपके शरीर पे बाल हैं, हाथ पैर पे बाल हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? बॉडी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। और आपकी जो आईलिड है, आपकी जो आईलिड है वो सेपरेट हो जाती है, आई लैसेस नहीं, आईलिड सेपरेट हो जाती है, और उनमें बाल आ जाते हैं जिन्हें आप बोलते हो आई लैसेस, हाँ कि ना? आईलिड क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, हाँ कि ना? यस सर। और क्या आ जाते हैं? आई लैसेस फॉर्म हो जाते हैं, आई लैसेस फॉर्म हो जाते
हैं, हाँ कि ना? आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। छठा माइलस्टोन क्या है? छठा माइलस्टोन ये है कि बाय द एंड ऑफ 9th मंथ, या आप बोल सकते हो थर्ड ट्राइमेस्टर, बता देते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है? फुल डेवलपमेंट हो जाता है, फुल डेवलपमेंट हो जाता है, तो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके लिए मैं कंप्लीट बस लिख दे रहा हूँ। समझ में आया? समझ में आई इतनी बात? यस सर, इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट वो किए हैं, मतलब कि डेटा पढ़ लिए हैं, तो ये वही सब लिखा हुआ है, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में कल हम लोग तो पढ़ना है, और फिर ताते थे कल आखिरी लेक्चर हो सकता है, यानी अगला जो लेक्चर होगा वो आखिरी लेक्चर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद बचेगा ही क्या? प्लेसेंटा हो गया, उसमें क्या आ जाएगा? फिर आपका पाल्चुलेशन और लैक्टेशन उसी में आ जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, तो जय राम जी की।